वेलकम बैक। बात जारी थी नाज़रीन, आईपीपीज़ के हवाले से। ये एक ऐसा छुरा है जो आवाम के कमर में घूमपा गया है, सीने में घूमपा गया है, सीने में कमर में बच जाता है। सही कह रहे हैं काजी साहब, ये दिल में घूमपा गया है और ये छुरा ये अभी तक आवाम बर्दाश्त कर रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट ने ये मुआहदे तब किए जब पाकिस्तान के पास पावर प्लांट्स लगाने के पैसे नहीं थे और निजी कंपनियों के साथ ये मुआहदे किए गए और ये मुआहदे इस मद में किए गए कि निजी कंपनियां वो पावर प्लांट्स लगाएंगी निजी सतह पे और जो बिजली की कैपेसिटी है उसे पूरा किया जाएगा। और जब ये बिजली पैदा कर रहे हैं कारखाने या नहीं कर रहे ये प्लांट्स, ये एक वक्त बिजली नहीं भी पैदा कर रहे तब भी उनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में गवर्नमेंट पैसे देने की पाबंद है। ये कौन सा ऐसा कानून है और कौन से ऐसे मुआहदे अंधे होके कर दिए गए? आईपीपीज़ कौन सी ऐसी अशराफिया है जिनको नवाजने के लिए ये सब किया गया? अब जो बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस हैं, वो भारी टैक्सेस के पीछे ये आईपीपीज़ हैं जो आवाम का गुदा हड्डियों से निकाल कर जो है वो खाने में मसरूफ़ हैं। और अगर हम अब देखें, इस साल में 1,33,00,000, जैसे ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे, काजी साहब ने इस हवाले से कहा कि छोटे छोटे प्लांट्स घरों में लोग छतों पे लगा के बिजली की कमी पूरी कर रहे हैं। 1,33,00,000 लोग सोलर पे शिफ्ट हुए और आइंदा आने वाले साल में ये फिगर दोगुना बढ़ता दिखाई देता है। 3 से 4 करोड़ आबादी सोलर पे शिफ्ट होने जा रही है। बिजली की बहुत बड़ी खपत लोगों ने कुदरती वसाइल को यूटिलाइज करते हुए उसको कंट्रोल किया और इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, बिजली की खपत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट आईपीपीज़ को भारी पेमेंट्स कर रही है और वो पेमेंट्स कहाँ से निकल रही हैं? आवाम के बिजली के बिलों में टैक्स डाल के, आवाम पर भारी बोझ डाल के, फुल एडजस्टमेंट पता नहीं। और एक हैरान रह जाएंगे आप अगर आपने बिजली के बिलों को गौर से देखा, उसमें लिखा है इजाफी टैक्सेस, ये लेवी टैक्सेस, फलाने टैक्सेस लंबा करके जब कोई नाम नहीं बचा तो कह दिया कि ये इजाफी टैक्सेस है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि उनके पास टैक्स लगाने का कोई नाम नहीं था तो इजाफी टैक्सेस, किस बात के इजाफी टैक्सेस, किस चीज के इजाफी टैक्सेस? अवाम को टैक्स लगा के इस तरह से बाउंड करके रख दिया गया। अच्छा कैसा आते हैं, अब मौजू की तरफ आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। चूंकि आपने बात की है सोलर प्लांट्स के हवाले से, अब लिथियम बैटरी भी आ चुकी है, आपने इस पर बात की। लोग रात का बंदोबस्त भी करके बैठे हुए, इंडस्ट्री बंद है, इनसे जान हमारी नहीं छूट रही। भारी बिजली जो है इनसे ख़रीद के जो है वो यूटिलाइज़ करने के बावजूद भी लोड शेडिंग हम देख रहे हैं। ये जूते हमारे सर पे जो मारे जा रहे हैं, क्या इसके हम मुस्तहिक हैं? क्या हम इसके कसूरवार हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो सामा, ये जो हुक्मरान तबका है ना, ये आपको रियाया समझता है। रियाया क्या होती थी? याद है आपको, वो पुराने जब बादशाह होते थे, वो जो इलाका मफ्तू इलाके होते थे जहाँ वो फतह हासिल करते थे, उस आवाम के ऊपर वो टैक्सेस लगाते थे, उनको खाने के लिए बस रोटी मिलती थी, बाकी वो हुक्मरान तबका उनसे छीन लेता था। अब क्या है, ये आवाम के मुंह से नवाला भी छीन रहे हैं। ये क्या करते हैं, आप इनके लिए रियाया हैं। आप समझ लें कि जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, ये अशराफिया काबज़ है आपके ऊपर और आपके पैसों से ये यशियाँ कर रहे हैं। मतलब कुर्बानी अवाम दे और कुर्बानी अवाम देने के बाद फिर इनको पाले। हालांकि ये होता है ना, जब मुल्क क्राइसिस में हो, मसाइल हों, तो वो हुक्मरान तबका भी कहीं ना कहीं कुर्बानी देता है और वो अवाम के साथ मिलकर 20-20 गाड़ियों के काफिले हैं, ये कुर्बानी है। नहीं ना, यही कहना ना, हमें आप जाते पूरा जहाज ले जाते हैं, पूरी देखो ट्रंप ने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, मेरे ऊपर अखराजात आती हैं। हमारे हुक्मरान नहीं देखते, पूरी फैमिलियां लेके जाते हैं। जरदारी साहब देख लें, ऐसे ऐसे ओहदे बना के हम रखे हैं, वजीर सदर, वजीर आजम, नैब वजीर आजम, आगे वज़रा की पूरी एक पलटून और फिर उसके आगे फिर मुशीरान। ये बंदर बांट का सिलसिला है, चंद लोगों को खुश करने के लिए ये सीटों की बंदर बांट जारी है। ये निज़ाम, ये जितने पार्लियामेंटेरियन है, जितने मतलब आप देखें सेनेट हमने रखा हुआ है, इन सब का हम आप खर्चा निकालें ना सालाना, तो ये अरबों रुपए अगले टॉपिक पे लेना, और ये अरबों रुपए बनता है। और ये मुल्क का जब देखें बजट देखे, आपने अपनी इनकम देखनी होती है ना, तो ये कहते हैं कि हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, नुमाइंदे अवाम के फैसले नहीं करते। अगले टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना लाजमी समझूंगा, अवाम आज से पहले, अब ये मैं 2-4 साल की बात कर रहा हूँ, अंधी थी, उन्हें कतन पता नहीं था, वह ना ओहदों पे बात करते थे ना प्रोटोकॉल से, बल्कि
हमारे इलाकों में इलेक्शन जीतता ही वही था जिसके पीछे लंबी लंबी बंदूकों वाले 4 गार्ड्स होते हैं और प्रोटोकॉल जी। दो क्या बात है जी, ये आया बड़ा मीरजादा है, खाता पीता, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से जान छूट गई है। लोग अब अक्लो शऊर के साथ जो है वो अब देखते हैं, परखते हैं। इलेक्ट्रिबल का जो होल्ड था वो खत्म हुआ। अब इलेक्ट्रिबल्स का होल्ड था वो काफी हद तक खत्म हो गया। आवाम को इतना शऊर है कि इन बंदूकों से हम इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं, इन लंबी गाड़ियों से, डालों से, इस प्रोटोकॉल से ये एक झूठी किस्म की इज्जत कमाई, सस्ती शोहरत और सस्ती इज्जत कमाकर जो इलाकों में जाते थे वो ज़मीबोस हुई है। इसका क्रेडिट बानी पीटीआई को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। खंबे खड़े किए और खंबों से लोगों को गिले शिकवे। लेकिन भाई साहब अगले टॉपिक पे आते हैं, बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से। कल रात की खबर है कि उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और उनकी जो लुक आफ्टर चेकअप जो है वो जो भी है मामला किए गए। बुशरा बीबी भी जेल में है और इस दफ़ा अलीमिन गंडापुर को एक तनकीद का निशाना बनाया गया पीटीआई ट्रोलर्स की जानिब से, सोशल मीडिया सार्फिन। अब सुहेल अफरीदी से जो उम्मीदें थी वो भी टूटती दिखाई देती हैं। सारे पर आप क्या तवज्जो? देखिए, मैं उसामा साहब बड़े अरसे से कह रहा हूँ, जो पीटीआई के रहनुमा इस वक्त जेलों में हैं वो ही कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। जो पीटीआई का कोई भी रहनुमा कह लें या लीडर कह लें जो इस वक्त बाहर है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है, और जिसके पास इख्तियार है वो कहीं पार्लियामेंट में है, सेनेट में है या कहीं सूबे में उसकी वजारतें हैं, तो वो भी कंप्रोमाइज़ हो चुका है। देखें, वाज़िया तौर पर ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि इमरान खान ने पीटीआई को एक नया टच दिया था, एक नई सियासी जमात पाकिस्तान में लेकर आए थे, और मैं समझता हूँ अवाम ने इसी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ आई थी और वो पहली दफ़ा इख्तियार में आई थी 3.5 साल दौर में। अवाम ने जब मुआजना किया तो इस दौर में डिलीवर किया गया। एक तो लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाया गया, दूसरा ये जो आप देखते हैं इंडस्ट्री हमारी चल पड़ी थी, और फिर आवाम को रिलीफ मिलता था। जब आपने देखा कोरोना आया तो कोरोना के अंदर भी डायरेक्टली आम आदमी को रिलीफ मिला, तो लोगों ने जब मुआवजा किया कि अगर इन हुक्मरानों के दौर में कोरोना होता तो ये तो लोगों को भूखा मारते थे। अब सर ये हुआ है कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पूरे निज़ाम को कंट्रोल किए हुए हैं, और पीटीआई जितनी भी क़यादत है इस वक्त वो चाहती है कि चूँकि इमरान खान के जो नज़रिया है उस पर कोई चल नहीं पा सकता, क्योंकि वो नज़रिया बहुत बड़ा है। अब जो उस नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकते वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। अब गंडापुर ने तो कुर्बानी दे दी, गंडापुर कहीं ना कहीं मैनेज हो चुका था, आपको याद होगा, और उस वक्त बहुत सी चीज़ों को जवाब नहीं दे सका। अब सुहेल खान अफरीदी के मुतल्लिक भी पीटीआई का कारकुन की एक मैं खूबी समझता हूँ, पढ़ा लिखा समझदार है, और मैं समझता हूँ जितना सोशल मीडिया के ऊपर वो एक्टिव है कोई नहीं है। वो एक एक छोटे छोटे पॉइंट को नोट करता है, और जहाँ पर उनका लीडर गलती करता है वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। अब वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब आँख के मतलब खबर नशर हुई कि उसकी एक आँख की बिनाई साया हो रही है, तो हुकूमत डर गई थी कि अब आवाम निकल आएगी। लेकिन चूंकि आवाम बेचारी, जब उसके साथ लास्ट टाइम 2 दफ़ा सलूक हुआ है, वो इस्लामाबाद तक तो नहीं आ सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा धरना दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। ये तय हो चुका था कि दोनों जो बहनें हैं इमरान खान की उसको लीड करेंगी। अब कोई भी बंदा इमरान खान की बहनों के पीछे चलने को तैयार नहीं है, और जिनके पास इख्तियार वो अपने इख्तियार को गंवाने को तैयार नहीं है। तो जो जैसा सिस्टम चल रहा है इस तरह चलने देने रह रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान को माइनस करें, और जैसे पीटीआई है अच्छा, शहरी इक़्तिदार से कुछ जो पीटीआई के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, सदीक जान साहब हैं, 2-4 और भी सहाफ़ी, इमरान रियाज साहब ने ये बात की। उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अब ये यकीन दहानी करवाई है कि 3 से 4 माह में हम जो सेटअप नया लेकर आ रहे हैं, तो आप जो है वो कोई बड़ा एहतजाज ना करें। ये भी ट्रक की बत्ती है, ये कोई वाक़तन आप समझ रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी अदालत तलब कर लिया गया। ये ऐसे फैसले तो कायद साहब बड़ी आसानी के साथ नहीं होते। क्या लगता है कुछ पकड़ा है? उसामा साहब, पाकिस्तान में ना अदालतें आज़ाद हैं ना, अब देखें पहले क्या होता था, डायरेक्टली मार्शल लग जाता था। अब तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं, सिविल जुडिशल मार्शल लॉ, हम बता नहीं सकते ये निज़ाम क्या है। तो मिक्सचर है सब चीज़ों का। तो इन हालात के अंदर आप छोड़ दें जिस बंदे का, जिसके पास इक़्तिदार। अच्छा साहब, हमारे शहबाज साहब डिलीवर नहीं कर सकते। साहब हमारे एक दोस्त हैं, वो तज्जिया देते होते हैं, बड़ा उनका बारीक बीनी के साथ इन सब चीज़ों को तज्जिया देते हैं। उन्होंने कहा था एक लफ्ज़, उन्होंने कहा था कि सिविल जुडिशल मार्शल लॉ, अबू कासम साहब हैं, अबू मोहम्मद साहब से वो जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा सिविल जुडिशल मार्शल लॉ आ चुका है, और यकीन जाने कि आज की सूरत हाल पर आप भी वही बात कर रहे हैं कि जो वो उन्होंने बात की थी कि सिविल जुडिशल मार्शल लॉ है, जिसको आप फेस कर रहे हैं।
बिल्कुल। और आखिरी चीज़ ये है कि देखें, एक वक्त था कि आवाम को कहीं ना कहीं उम्मीद थी। अब आपने कहा कोई लीडरशिप नहीं है, और ये जो मौजूदा हुक्मरान है इन्होंने तो 4 साल में मुल्क का दिवालिया का मुल्क का बेड़ा गर्क ही कर दिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि हम इनको कुर्बानी का बकरा बनाएं, और जो हमारे ऊपर दबाव आ रहा है इन चोरों की वजह से इनको साइड पर लगाएं। तो सदारती निज़ाम की भी बात गश्त है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर इनको पीछे हटाया जाता है तो एक नया सेटअप आता है, तो लोग तब्दीली चाह रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो ये निज़ाम है ना कि पाकिस्तान 3 साल में हुक्मरानों से उकता जाते थे, लेकिन इन हुक्मरानों को अगर हम निगरान सेटअप से ले लें तो अभी तक अगर देखा जाए तो इन्होंने अवाम को डिलीवर करने के बजाय अवाम का खून नहीं छोड़ा है। तो अवाम इन हुक्मरानों से बहुत हद तक मुतनफ़र हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि इन फ्रंट वाले चेहरों को निकालें, तो पीछे जो भी आएगा अवाम उसको भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कम अज़ कम इनको निकालने के लिए अवाम हर सूरत तैयार बैठे। बहुत शुक्रिया कायद साहब, आपने इस तमाम सूरत-ए-हाल पे तफसीली गुफ्तगू की है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।